जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 2035 तक पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकेगा। इसका आंसर हाँ और नहीं दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करते हैं आज के हमारे एक्शंस और चॉइसेस के ऊपर। हमें देखना होगा कि जो भी हम डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है या नुकसान पहुँचाता है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस की रिसेंटली चेतावनी के अनुसार ये हमारा आखिरी दशक है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वरना ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगा। The 8 billionth member of our human family will be born. This milestone puts into perspective what this climate conference is all about. How will we answer when baby 8 billion is old enough to ask, what did you do for our world and for our planet when you had the chance? Excellencies, this UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. We are getting dangerously close to the point of no return. And to avoid that dire fate, all G20 countries must accelerate their transition now in this decade. इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लू और हीट वेव को लेकर विश्व बैंक ने बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही ऐसी हीट वेव का सामना करने वाला है जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होगी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में पहले की तुलना में लोगों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सर्दियां सिकुड़ती जा रही है। दावा यह भी है कि लू के प्रकोप का असर लोगों की कमाई पर पड़ने वाला है। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पहले से ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है, जो जल्दी शुरू हो जाती है और लंबे समय तक टिकती है। वहीं इसके उलट सर्दियां सिकुड़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन पहले देशों में से एक होगा जिसमें भयंकर गर्मी और हीट वेव का बड़ा असर लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि ऐसी हीट वेव लोगों के जीवित रहने की सीमा को भी तोड़ने में सक्षम होगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण हैं वनों की कटाई, फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा उपयोग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन और पॉल्यूशन है। इन सब के ऊपर हम डिटेल में आगे की वीडियोस में जानेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, तो इसे मिस मत कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा और आसान मतलब है धरती का ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होते जाना। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 140 सालों में धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। ये एक तरह से पृथ्वी की सेहत खराब होने जैसा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में सन 2035 तक ये तापमान 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। तापमान में यह वृद्धि तूफान, बाढ़, जंगल में आग और लू का खतरा पैदा कर सकती है। सूरज की किरणें हमारी धरती पर पड़ती है, फिर कुछ किरणें वायुमंडल से बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, पर कुछ किरणें ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में ही रह जाती है। इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की कंसर्न में अब हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जैसा कि गाड़ी अपने फुल स्पीड से खाई की तरफ बढ़ रही है और डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो हमें इस गाड़ी को खाई में गिरने से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्पीड कम करेंगे, यानी एक्सीलरेटर पे से पैर हटाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे। तीसरा क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर हमारे पास कोई और रास्ता है तो हम उस तरफ मुड़ जाएंगे। और चौथा है यू टर्न। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की कंसर्न में भी हम यही कदम अपना सकते हैं। रिड्यूस, हमें उन सब चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। इनमें से सबसे खतरनाक चीज़ है प्लास्टिक, जो कि हज़ारों सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। वो हज़ारों सालों तक भी डिकम्पोज नहीं होता है और हमें जो चीज़ हमारे पास पहले से ही है
तो उन्हें लाकर हमें डंप नहीं करना चाहिए। स्टॉप। हमें अपने कमरे से बाहर जाते वक्त फ़ैन, लाइट्स, एसी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बंद कर देना चाहिए। ऐसी चीज़ों को ना खरीदें जिन्हें खरीदे बिना हमारा काम चल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़रूरत का सामान या गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, ये सब हमारे पास होते हुए भी हम दोबारा खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि मार्केट में नए अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, जबकि हमारे पास जो सामान अवेलेबल है वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है। फिर भी हम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बहुत सारा कचरा या कहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा डंप कर लेते हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होने से बचेगा और हमारी सेविंग्स भी होगी। और तो और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा पैसा विदेश जाने से बचेगा। इससे हमारी गरीबी भी दूर होएगी और हमारे देश की भी। डायरेक्शन चेंज। यूज़ अल्टरनेट सोर्स, यूज़ इको फ्रेंडली रिसोर्स। डीजल पेट्रोल के बजाय हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, पहला पॉल्यूशन नहीं होएगा, दूसरा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेट्स ट्रेंड बाइसाइकिल एज ए स्टेटस सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बजाय हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। यू टर्न। हमें 100 साल पहले के लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये सुनने में अभी इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। 100 साल पहले हमारी पृथ्वी पेड़ पौधों से भरी हुई थी, तो हमें पहले जैसे अवस्था में आने के लिए उतने ही मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए जितने 100 साल पहले की पृथ्वी पर थे। हमें पेड़ लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने बर्थडे, एनिवर्सरी पर या इस तरह की किसी भी इवेंट पर पेड़ लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि हम पेड़ लगाएं कहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, सब जगह घर बन चुके हैं। तो इसका उपाय यह है कि हम अपने घर के पास जहाँ खाली जगह दिखाई दे हम वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। हमें तब तक उस पेड़ की देखभाल करनी चाहिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए। उसके अलावा ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हम अपनी छत को टेरेस गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो जो पृथ्वी का ग्रीन कवर बढ़ाने का पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हमें ऑर्गेनिक फल और सब्जियाँ मिलेगी फ्री में। जो फल और सब्जियाँ बाजार से लेके आता है वो उगाने से लेकर हम तक पहुँचने तक कई बार केमिकली ट्रीटेड होती हैं, जो कई तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। आज से 100 साल पहले ट्यूबवेल और सबमर्सिबल नहीं होते थे, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। उस समय हम पानी का बेहिसाब मिसयूज़ नहीं करते थे, जिससे हमारे अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता था। आजकल हम क्या करते हैं कि ब्रश करते वक्त टैप खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। नहाते वक्त हम शॉवर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। वहीं अगर हम बाल्टी और मग से नहाते हैं तो पानी की वेस्टेज बहुत कम होगी। और हम गाड़ियाँ धोते समय पाइप का यूज़ करते हैं, कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी समस्या में सिर्फ हमारे अकेले एफर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बार एक गांव में बहुत भयंकर महामारी फैली। सब लोग बीमार होने लगे थे, यहाँ तक कि पालतू पशु पक्षी भी इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। गांव के सभी लोग परेशान होकर गांव के वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि पूरे गांव को अलग अलग दवाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक टैंक बनवा रहा हूँ। गांव के सभी लोग इसके अंदर 1-1 लोटा दूध लाकर डालेंगे। जब ये टैंक दूध से भर जाएगा तो मैं कल सुबह तक आकर इस टैंक में औषधि मिला दूंगा, जिसे पीकर सभी लोग ठीक हो जाएंगे और ये महामारी ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन सुबह जब सभी गाँव वाले वैद्य जी के पास दवाई लेने जाते हैं, जब वैद्य जी टैंक में दवाई डालने जाते हैं तो देखते हैं कि टैंक में तो दूध था ही नहीं, टैंक में तो सिर्फ पानी था। वैद्य जी सभी गाँव वाले से पूछते हैं कि सच सच बताइए कि टैंक में किस किस ने दूध डाला था। कोई भी हाँ नहीं कर पाता। वैद्य जी पूछते हैं कि आप लोगों ने टैंक में दूध के बजाय पानी क्यों डाला। सारे लोग कहते हैं कि हमने सोचा सभी लोग तो टैंक में दूध डाल ही रहे हैं, अगर हम 1 लोटा पानी डाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सबका इक्वली एफर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे सब पर कंट्रोल नहीं है, पर हम अपना कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हैं ना। अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो सभी लोग हमें देखकर एफर्ट करेंगे। जब हम अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं तो हम प्लान्ड और डिसिप्लिन मैनर में एफर्ट करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हम स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। स्कूल में हमारी एक्टिविटीज़ को टीचर रिव्यू करते हैं और ऑफिस में रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और मैनेजमेंट। इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चेकलिस्ट अटैच करी है, जिसमें आप अपने पूरे दिन का एनालाइज कर सकेंगे कि आज हमने पूरे दिन अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या एफर्ट किया। ये चेकलिस्ट हमारे बेड के बिल्कुल बगल में होनी चाहिए। इस चेकलिस्ट में हमने कुछ एक्टिविटीज़ क्वेश्चनर के फॉर्म में डाले हैं। हमको पूरी ईमानदारी से एफर्ट करना होगा कि जो एक्टिविटीज़ इस चेकलिस्ट में दिए हैं
उसको हम अपने पूरे दिन में फॉलो करें और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। रात को सोने से पहले इस चेकलिस्ट में उसे अपडेट करें। फ्रेंड्स, मेरा पर्पस ऑनलाइन सब्सक्राइबर बटोरना नहीं है। मैं अभी सिर्फ 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे अकेले एफर्ट करने से शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, पर हम सभी लोग इको रेंजर्स बनकर मिलकर एफर्ट करेंगे और अपने साथ मैक्सिमम लोगों को इस इनिशिएटिव से जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, यूट्यूब उन्हीं कंटेंट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसे मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मदद मिलेगी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। फ्रेंड्स, मेरी पहली वीडियो है। अगर आपके पास कुछ सजेशन है जिससे इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट को इम्प्रूव किया जा सके तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।